पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस विरोधी छवि को एक बार फिर उनके ट्वीट ने हवा दी है। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं और उसके बाद सूबे की सियासत एक बार फिर उसी एजेंडे पर लौट आई है जिसकी मौजूदा हालात में शायद किसी को जरूरत नहीं है। दिग्विजय ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर आरएसएस पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में दिग्विजय ने देश के नौजवानों के भीतर भरे उस जहर को निकालने की जरूरत बताई जो उनके मुताबिक घृणा और हिंसा के जरिए लोगों के मन में भरा गया है। यकीनन निशाना आरएसएस पर ही था। अगले ही ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने एक ऐसे गैर राजनीतिक दल की जरूरत पर जोर दिया जो सभी राजनीतिक दलों को आरएसएस की विचारधारा से लड़ने में मदद करे। इसके फौरन बाद ही किए अपने तीसरे ट्वीट में दिग्विजय ने लिखा कि अब आरएसएस बदल गई है, लेकिन साथ ही सवाल खड़ा किया कि आखिर विपक्ष के पास क्या बदली हुई आरएसएस का कोई जवाब है। विपक्ष के पास आरएसएस का कोई जवाब हो या ना हो, लेकिन दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब जरूर दिया है। उनके मुताबिक दिग्विजय सिंह को आरएसएस फोबिया हो गया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि राष्ट्र सेवा करने वाले संगठन पर उंगली उठाना निंदनीय है। साथ ही दिग्विजय सिंह को चैलेंज भी कर दिया। ये दिग्विजय सिंह जी को क्या आरएसएस का फोबिया हो गया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भोपाल में ही गांधीनगर, शिवाजी नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद सेवा भारती के जो शिविर चल रहे हैं, किसी में एक में चले जाएं। खैर, मैं उन्हें सफाई नहीं दे रहा, पर सवाल जरूर पूछ रहा हूं। वो जिस समाज के पैरोकार हैं, उस समाज ने पूरे देश में कहीं कोई कोरोना के सेवा का केंद्र चलाया हो तो उसका ट्वीट भी कर दें। ये तो दिग्विजय सिंह ने ही ट्वीट कराया होगा कतर का, और उन्हीं ने फिर उसको अपने आगे बढ़ाया होगा। खाट पर लेटे लेटे एक जगह किसी कोरोना पीड़ित के बीच में न दिखने वाला शख्स उस राष्ट्र सेवी संगठन पर उंगली उठा रहा है, निंदनीय कृत्य है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा हो। दिग्विजय पहले भी ऐसा करते रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया हो या फिर सार्वजनिक मंच। शायद ये दिग्विजय सिंह की राजनीति का स्टाइल है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है, क्योंकि प्रदेश और देश इस समय नेताओं से राजनीति नहीं, किसी और चमत्कार की उम्मीद कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कोरोना में कड़वी सियासत। सवाल तो बड़ा मौजूद है कि आखिर ये दौर एक दूसरे पर राजनीतिक हमले करने का है या रचनात्मक सुझावों के साथ रचनात्मक आलोचना का भी है कि चलिए ये गलती हो गई, ये चूक हो गई, अब इसको ऐसे करके देखा जाए। और अगर वो ना किया जा रहा हो सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, तो निशाना भी साधा जा सकता है बेहिचक, लेकिन गलती बता के रास्ता भी सुझाना चाहिए। लेकिन राजनेताओं की फितरत एक अलग फितरत होती है और ये उनका डेमोक्रेटिक राइट भी है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक देश में सभी को है, दिग्विजय सिंह जी को भी है। आरएसएस पर जब भी निशाना साधा जाता है तो माना जाता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की निगाह में नंबर बढ़ते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का रिएक्शन बड़ा इंस्टेंट आता है, क्विक आता है, तुरंत आता है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े मसले पर बीजेपी तुरंत सक्रिय होती है। ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से आरएसएस पर कांग्रेस के टॉप लीडर्स निशाना साधते रहे हैं और बीजेपी की तरफ से उसके माकूल जवाब देने की कोशिश भी जारी रहती है। लेकिन इससे क्या आज के दौर में हम सब इन राजनीतिक बयानबाजी को बहुत उत्सुकता से देखेंगे? शायद जवाब बेहिचक नहीं होगा। आज इसी पर हम बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, और उनके साथ हैं पीसी शर्मा जी, पूर्व मंत्री हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, और ओपीएस भदौरिया जी हैं, राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक युवा पत्रकार को श्रद्धांजलि और अपनी भावभीनी
श्रद्धा सुमन ज़रूर अर्पित करेंगे रोहित सरदाना को। एक ऐसा नौजवान पत्रकार जो एक मध्यम वर्गीय हरियाणा के परिवार से निकला और ईटीवी से लेकर देश के नंबर 1 चैनल के दावे करने वाले चैनल तक पहुँचे वो आज तक में। और ये पत्रकारों का वो चेहरा भी है जिसको आमतौर पर हम शायद कुछ दूसरी निगाह से देखते हैं, चाहे बात रोहित सरदाना की हो या रवीश कुमार की हो। सोशल मीडिया पर जिस तरह की टिप्पणियां रहती हैं वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन एक पत्रकार को निशाना बनाने के पहले थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, चाहे जिस भी पत्रकार की बात हो, जिसको भी आप निशाना बनाते हों। और आप कई बार शायद ये भी सोचते हैं कि ये बड़े आला दर्जे का मकाम रखने वाले लोग हैं, जो कभी प्रधानमंत्री के बगल होते हैं तो कभी लीडर ऑफ अपोजिशन के बगल होते हैं। लेकिन हमारी भी कहानी वैसी ही है जैसी एक पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की कहानी है या एक चिकित्सक की कहानी है। रोहित भी स्टूडियो में बैठे थे, हम भी स्टूडियो में बैठे हैं। रोहित जी, ईश्वर ना करता कि वो चपेट में क्यों आ गए, कल हम में से कोई और आ जाए, कोई नहीं जानता। हमारे घर में भी चिंता करने वाले लोग हैं। रोहित की 2 बेटियां हैं और पीछे बहुत सारी बातें हैं जिनका यहाँ जिक्र करने का औचित्य नहीं है, ना समय है, ना मौका है। लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि एक पत्रकार को आप सिर्फ ताकतवर मानते हैं और इसीलिए उसको निशाने पर रखते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी कोरोना हो सकता है, हमें भी तकलीफ़ हो सकती है और हमारी भी जान जा सकती है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो शायद आपके देखने का नज़रिया बदले। रोहित, आप एक लाजवाब अखबार नवीस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जर्नलिस्ट रहे। हम हृदय से आपको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मैं समझता हूं कि ये पूरा सदन, जो 3 मेहमान हमारे साथ हैं, वो भी अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। चलिए, जो हमारा काम है, जो हमारा कर्म है, अब हम उसकी तरफ लौटते हैं। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले राजनीति में सियासत तो होगी, ये बात हम बार बार कह चुके हैं, लेकिन ये सियासत इस समय आरएसएस पर निशाना, कांग्रेस के एक सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी का, फिर जवाब बीजेपी की तरफ से तुरंत, इस समय सवाल जवाब क्या होना चाहिए, किसी से छिपा नहीं। क्या कहेंगे आप? शरद जी, ये जो मौका है, ये मौका सभी राजनीतिक राग द्वेष को भूलकर जनता के हित में, जन हित में सारे कार्य करने का। भारतीय जनता पार्टी हो या उसका जो अनुषंगिक, उसका जो मातृ संगठन है आरएसएस हो, वो कांग्रेस के निशाने पर हमेशा से रही है और कांग्रेस उस पर हमला करने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ती, चाहे किसी भी तरह की आपदा हो या कुछ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हमने देखा है कि वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई राजनीतिक हमला उन पर हो रहा है, वो अपना काम करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और इसी तरह का जो भाव है समाज में दूसरे लोगों में होगा, अन्य किसी संगठन में होगा, तो समाज उसे भी स्वीकार करेगा, चाहे वो राजनीतिक हो अथवा गैर राजनीतिक। आपको अपनी उपस्थिति जो है जनता के बीच में दर्ज करानी होगी और प्रभावी उपस्थिति होना चाहिए, जो आरएसएस की होती है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं पीसी शर्मा साहब की तरफ आता हूँ। पीसी शर्मा साहब, सवाल ये है कि इस समय हम देखते हैं आपके बयान या आपके ट्वीट भी कोरोना पर केंद्रित हैं। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के 10 साल रहे हैं। उनकी बुद्धिमता और उनकी राजनीतिक चातुर्य पर किसी को ना कोई शको शुबा है, ना होना चाहिए। आरएसएस पर निशाना साधने की क्या वजह है, ये भी उनका विशेषाधिकार है। क्या सोचकर उन्होंने किया होगा, ये वो बेहतर जानते हैं। एक सवाल ज़रूर लेकिन मन में आता है कि इसके साथ ये भी उनका अधिकार है, अगर कोरोना को लेकर कुछ राज्य सरकार को सुझाव भी सामने आते और बेहतर होता। क्या कहेंगे आप? जी, मैं समझता हूं कि उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक कोरोना के संबंध में भी सुझाव का ट्वीट जारी किया है। और उसमें बताया है उन्होंने कि किस तरह से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है।
पूरे प्रदेश के बारे में बात की, कहाँ अस्पतालों में क्या क्या होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, सीसीटीवी जांच के लिए पूरे इक्विपमेंट होना चाहिए। एक एक बात उन्हें जिले लेवल तक की भी की है साथ में। ये बात अगर उनके दिमाग में आई होगी तो बार बार समाचार पत्रों उसमें यह आता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वहाँ पे सेवा कर रहा है, वहाँ काम कर रहा है। और जो आदरणीय गृह मंत्री मिश्रा जी ने जो बात कही कि वो बता दें कहीं कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में, और नाम भी लिया उन्होंने, मेरे क्षेत्र के बहुत से नाम लिए, कोटरा और नेहरू नगर, तो उनको बताना चाहूँगा ये कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है सेवा में। जो भदभदा का विश्राम घाट है जिसमें सेवा करने वाला हमारा ब्लॉक अध्यक्ष है सुरेश ज्ञानचंदानी, सुरेश भागचंदानी, रमेश सामानी, ये 24 घंटे लगे रहते हैं। जहाँ 100, ये एवरेज फिगर है कि 100 कोरोना पॉजिटिव वहाँ पे जो है उनका दाह संस्कार हो रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का वो हो रहा है, उसमें लगे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरी जगह रेहान गोल्डन ये कब्रिस्तान में कर रहे हैं। तो ये जो उनका जो सवाल है कि कहाँ है कांग्रेस, अरे कांग्रेस जगह जगह है, हम लोग कर रहे हैं। इस जेपी अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर की कमी, जो कि भोपाल का मुख्य अस्पताल है, आईसीयू बेड की कमी, मैंने विधायक के रूप में सबसे पहले कहा कि विधायक निधि से देता हूँ, जिसमें रूल भी नहीं था, सरकार को कानून चेंज करना पड़ा और वो दिया, जिसमें अभी मैंने 35 लाख रुपए दिए। ये हम लोग कर रहे हैं सेवा, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ दिन भर में 8 बजे से शुरू होकर रात के 12-1 बजे तक लोगों को एडमिट कराना, उनको वो कराना, उनकी मदद करना, ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है और केवल आरएसएस है, और फिर एक तरफ तो बीजेपी कहती है कि हमारा आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जरा कुछ कोई चीज़ आ जाए उस पर ट्वीट या कोई कमेंट आ जाए तो तुरंत बीजेपी खड़ी हो जाती है। मैं नरोत्तम मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं, जब भोपाल और मध्य प्रदेश में लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे तब तो आप वेस्ट बंगाल के अंदर वोट मांग रहे थे, आप आए तो 3 दिन पहले हो, लेकिन कोई सी भी चीज़, क्योंकि अब ये भी लाइन में नहीं है कहीं अभी, यहाँ के जो पूरा मध्य प्रदेश में जो कोरोना की लड़ाई चल रही है, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं हों, इन चीज़ों का जिक्र आदरणीय दूसरे ट्वीट में दिग्विजय सिंह जी ने किया है। चलिए मैं भदौरिया साहब से जवाब ले लेता हूं, जो बातें आपने कही हैं। तो मिश्रा जी, जी। इस यहाँ का जो भी स्थिति चल रही है मध्य प्रदेश की, उसमें कहीं नहीं है आज नरोत्तम मिश्रा जी, लेकिन इस पे उन्होंने कमेंट जरूर कर दिया। भदौरिया साहब कुछ सवाल उठाए हैं पीसी शर्मा जी ने, सीनियर कांग्रेस लीडर, और उनकी ये बात जो है इससे ना इत्तेफाकी नहीं हो सकती है। कांग्रेस एक 135-40 साल पुरानी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता भी लगे हैं, निश्चित तौर पर लगे होंगे, और अच्छी बात है। ये कार्य बीजेपी कांग्रेस में नहीं बटेगा। मेहनत, परिश्रम और मानवता की सेवा का काम इस समय मुझे लगता है देश का हर राजनीतिक दल अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से कर रहा है। लेकिन यहाँ मसला आरएसएस पर निशाना और उस पर बीजेपी की रिएक्शन का है। आपकी प्रतिक्रिया, और कुछ सवाल भी खड़े किए हैं पीसी शर्मा जी ने। जी भदौरिया साहब, जवाब। भदौरिया साहब जी। शरद जी, जी शरद जी, जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बोलते रहिए आप। शरद जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये राष्ट्रीय आपदा है जी, घोर आपदा का समय है, और इस संकट में जैसा अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया है, हमने बहुत महान हस्तियों को खोया है जी, समाज सेवियों को खोया है, पत्रकार बंधुओं को खोया है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को खोया है। और जब ये बीमारी आती है तो वो ये नहीं पहचानती कि ये कांग्रेस का है या बीजेपी का है या समाज पार्टी का है या अधिकारी है। पूरा राष्ट्र इस बीमारी से हैरान है, परेशान है। मध्य प्रदेश में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मेहनत कर रहे हैं, भीषण संघर्ष कर रहे हैं इस लड़ाई से लड़ने में। जी, जो हमारे यहाँ पॉजिटिविटी का दर 35 से 45-40% था, उसको घटा के 20-21% पे लाए हैं।
पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा हम विकसित कर रहे हैं। ऑक्सीजन का युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग होम क्वारंटाइन है उनकी प्रॉपर देखभाल हो रही है। धीरे धीरे हम स्थिति को नियंत्रण में कर रहे हैं। इधर हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो सम्मानित लोग हैं, चाहे आदरणीय सुभाष भगत जी हों, चाहे हितानंद वाजपेयी जी हों, पूरे प्रदेश में आरएसएस के हमारे सम्मानित लोगों का एक संगठन सेवा के लिए खड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसएस की तो पहचान ही राष्ट्रभक्ति और सेवा है। और ऐसे संकट के समय में जब अपेक्षा सबसे यह की जानी चाहिए कि सब लोग मिलकर के इस लड़ाई से एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें, और ऐसे समय में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मुझे लगता है कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, अपने रास्ते से भटक गए। और खासतौर से दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति का ऐसे संकट के समय में इस तरह का आरोप लगाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस समय सबको मिलके इस लड़ाई से लड़ने की आवश्यकता है, सहयोग की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता में अगर आप सहयोग नहीं कर सकते एक अलग बात है, लेकिन लोगों को हतोत्साहित करना, आलोचना करना और उनको अपमानित करने का प्रयास करना एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ एक तरह का आपराधिक कृत्य है। कांग्रेस के लोगों को प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि इस संकट के दौर में उसका असली चेहरा सामने आ गया है। जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उनकी सहयोग करने की, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के मध्य प्रदेश के जनता को संरक्षण देने के, इसके हिफाजत करने की, एक सकारात्मक कदम उठाने की, ऐसी स्थिति में वो अपमानित करके एक तरह से हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको न केवल हतोत्साहित कर रहे हैं बल्कि अपमानित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है। दिनेश जी, एक बड़ी ऐसी बात भी कही है जिसकी तरफ ध्यान जाता है, ट्वीट में दिग्विजय सिंह जी ने कही है। उन्होंने राजनीतिक दलों से, मतलब गैर भाजपाई जो दृष्टि और दर्शन वाले राजनीतिक दल हैं, ऐसा प्रतीत होता है, उनसे उन्होंने अपील की है कि हम एक अराजनीतिक संगठन तैयार करें। जो आरएसएस बदल गया है, अब ये बदल गया है आरएसएस, ये दिग्विजय सिंह जी से ही पूछा जाए तो शायद स्पष्टता होगी कि किस तरह से आरएसएस बदल गया है, क्या कहना चाह रहे हैं वो आरएसएस बदल गया है, और आरएसएस से एक चुनौती किस तरह की मिल रही है। क्या वो एक पॉलिटिकल आउटफिट जो बीजेपी है, जो आरएसएस जिसका मानस पिता या माता के तौर पर देखा जाता है, क्या उसको शक्ति देने वाले संगठन के मुकाबिल कोई ऐसा संगठन खड़ा किया जाए? इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बड़ी दिलचस्प और एक बड़ी अलहदा और बड़ी राजनीतिक सोच वाली एक बात कहने की कोशिश दिग्विजय सिंह कहते नजर आए। जी देखिए शरद जी, उन पूरे जो दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट है उसमें इम्पोर्टेंट यही एक उनका कॉल है जो अपोजिशन के सारे मेंबर्स से उनको बोला है, पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि हम यदि एकजुट नहीं होंगे, आप नॉन पॉलिटिकल फ्रंट पर हो या पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, क्योंकि एक जो दौर था कांग्रेस वर्सेस ऑल, आज वही दौर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल का है। देखिए कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह का जो संगठन था जिसे आप राजनीतिक संगठन कहते हैं, सेवा दल, लेकिन उसका जो राजनीतिक स्वरूप हुआ है उससे जो उसकी स्थापना उसी उद्देश्य से की गई थी कि वो आरएसएस जैसे संगठन का मुकाबला करेगा, लेकिन उसने भी अपने आप को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर लिया। तो उस जो इफेक्ट आना चाहिए था उस संगठन का, वो उस तरह का इफेक्ट नहीं दे पा रहा है। अब जो मौजूदा परिदृश्य है, आप यदि 10, 20, 25 दलों से इस तरह के किसी संगठन की अपेक्षा करेंगे तो ये बयान और दिग्विजय सिंह का ये कॉल, मुझे लगता है कि जो है उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शुरुआत घर से होना चाहिए। यदि आप जो है यदि आरएसएस के मुकाबले कोई संगठन खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक राजनीतिक दल है, बड़ा राजनीतिक दल है, पुराना राजनीतिक दल है, उसी तरह से जो है आप अपने एक बड़ा जो राजनीतिक संगठन भी सेवा दल को तैयार करें और आरएसएस के मुकाबले उतना जो है वो सर्व तो करे, ग्राउंड पर दिखे, तो वो जो है अपने लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए, लोगों को जो है भोजन का इंतजाम करे। आप देखिए कांग्रेस पार्टी का वर्कर
काम करता है वो राजनीतिक फील्ड पर काम करता है। यहाँ जो बात हो रही है वो गैर बिल्कुल। राजनीतिक उसकी बात हो रही है, जहाँ जो है एक इस तरह के संगठन की आवश्यकता निश्चित तौर पर है। एक से ज्यादा संगठन होंगे और राजनीतिक तौर पर इस आपदा में काम करेंगे तो समाज का ही भला होगा। शर्मा साहब, आपके यहाँ सेवा दल अभी भी है और 1920 के पहले तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा ताकत रखता था सेवा दल, और इतिहास के पन्ने पलटने वाले ये भी दावा करते हैं कि कांग्रेस के भीतर से ही आवाज़ उठने लगी थी कि इसको अगर हमने नीचे नहीं खींचा तो फिर ये कांग्रेस को पीछे छोड़ देगा। सेवा दल आज आपके यहाँ सिर्फ एक नुमाइशी, माफ़ कीजिएगा अगर आप ये शब्द आपको उचित न लगे तो, लेकिन आज ऐसा संगठन बन गया है जिसकी शक्ति आरएसएस से तो हम तुलना ही नहीं करते, लेकिन उस संगठन की शक्ति, उस संगठन का सामर्थ्य कांग्रेस ने ही कमज़ोर किया है। तो आपको अगर खड़ा करना है तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप लोग अपने सेवा दल को ही मजबूत करें, उसको ही एक मजबूत संगठन के तौर पर खड़ा करें, क्योंकि लगभग वही काम सेवा दल करता रहा है जो आरएसएस करता है। जी 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 सबसे पहले तो मैं पहले मिस कर गया। मैं रोहित सदाना जी को भी अपनी श्रद्धांजलि दूंगा। बिल्कुल जो आज तक मैं जिनको देखते थे वो कल तक की कहानी हो गई। जी हाँ। और बड़ा उनका परफॉर्मेंस था, बहुत बड़े पत्रकार थे, एंकर थे, उनकी कमी हमेशा अखरेगी। और पत्रकारिता जगत को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात कभी हमारे साथी रहे भदौरिया जी ने कही, तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय राजनीति की आवश्यकता नहीं थी, पर मैं कहना चाहता हूँ बंगाल ये सब चुनाव हुए, प्रधानमंत्री और पूरे नेता मध्य प्रदेश के वहाँ गए, तो ये और संक्रमण ज़्यादा फैल गया वहाँ पर। तो अगर ये पहले कर लेते कि नहीं जाएंगे नेता तो ये संक्रमण नहीं फैलता। आज तीसरा आदमी बंगाल में पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पे दमोह में भी चुनाव हुआ है, लॉकडाउन हो गया, वहाँ भी संक्रमण, अभी एक एसडीएम की डेथ हो गई। कुल मिला के राजनीति चलती रही। इसी बीच ये अगर राजनीति में दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया तो ये दिग्विजय सिंह वही है जिन्होंने एक बार कार्यकारिणी की बैठक हुई थी बीजेपी की भोपाल में, मुख्यमंत्री निवास पे उनको भोजन दिया था, वो रखते थे। और ये आदरणीय भदौरिया जी हमारे पुराने साथी सब चीज़ों को समझते हैं। लेकिन जो बात आपने कही सेवा दल की, सेवा दल एक संगठन निश्चित तौर पर एक आज़ादी की लड़ाई के समय का उसका एक स्वरूप अलग था। और उस समय क्योंकि कोई भी कांग्रेस पार्टी के पास कोई पावर नहीं था या किसी के पास भी कोई पावर नहीं था, अंग्रेजों से लड़ाई का मामला था, तो सेवा दल उस समय लोगों को इकट्ठा करना, ट्रेनिंग करना और सेवा, जो लोग आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन करते थे उनकी सेवा सुश्रा, उनको कैसे वो किया जाए, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो भोजन की व्यवस्था, दुनिया भर की चीज़ करते थे। तो ये चीज़ें चली आई। मैं भी सेवा दल में रहा हूँ, भोपाल डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष रहा हूँ, और सेवा दल की ट्रेनिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। और जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुद सेवा दल की ट्रेनिंग ली, एमपीज़ और एमएलएज़ को ट्रेनिंग की बात कराई और बहुत पावरफुल हुआ था वो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर सेवा दल में कमजोरी आई। निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। सेवा दल को मजबूत करने का हमेशा से हमारी वो रही है कल्पना, और आगे चल के जब भी मौका मिलेगा ये सेवा दल मजबूत होगा। और इसके जो आचार विचार है, क्योंकि डॉक्टर हार्डिकर और इसके हेडगेवार जी जो ये एक ही समय पे दोनों का गठन हुआ, चाहे आरएसएस का और ये, और इसका गठन जेल में हुआ था। और निश्चित तौर पर वो सब चीजें, अनुशासन और ये सब चीजें थी, ये निश्चित तौर पर आरएसएस में भी रही है और ये सेवा दल में भी रही है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा है तो उनका तात्पर्य जो मैं समझता हूँ ये रहा होगा कि अब आरएसएस जो है ये पूरी तरह से राजनीति कर रही है। अब वो चलिए इस पे जवाब ले लेता हूँ, बहुत कम वक्त है मेरे साथ। कोई ऐसा संगठन पीसी शर्मा जी ने बड़ी बात कही है, भदौरिया साहब बड़ी बात कही है। उन्होंने एक अर्थ निकालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, जहां तक मैं समझता हूं पीसी शर्मा साहब का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के इस ट्वीट का अर्थ है कि आरएसएस एक पॉलिटिकल आउटफिट की तरह सामने आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसके मुकाबले किसी संगठन की भी बात की है। एक बड़ी बात उन्होंने कही है।
आपका क्विक रिएक्शन है इस पर जी, कम वक्त है, संक्षेप में जी। भदौरिया साहब बोले। जी शरद जी जी। दिग्विजय सिंह जी ने और दो सेवादल बातें को अपने बयान भदौरिया से जी ही भी सिद्ध अच्छे कर से दी। समझते हैं। कुछ हल्का संकेत आदरणीय दीपक जी ने किया था, पर जी मैं उसको क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ जी। एक बात तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो घोर संकट में भी राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश करते हैं जी। और दूसरी बात उन्होंने ये कह करके कि एक नया राजनीतिक विकल्प होना चाहिए, ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस आज की तारीख में तर्क संगत नहीं रही है, अर्थहीन हो गई है। कांग्रेस आज की तारीख में निरर्थक है। ये दो बातें दिग्विजय सिंह जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पार्टी पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। ये उनका बयान का अर्थ है। दूसरी तरफ हम इस संकट के दौर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश को इस संकट के किसी भी हालत में ज्यादा सेवादल को जानते हैं भदौरिया जी। मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी जी। पर अब वो सेवादल नहीं रहा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान में ये कह दिया कि हमको नए राजनीतिक विकल्प तलाशने होंगे। इसका अर्थ क्या है? आदरणीय शर्मा जी, आप खुद इसकी व्याख्या करने की कोशिश करें, अंतर्मन में विश्लेषण करें कि आखिर दिग्विजय सिंह जी क्या कहना चाहते हैं। बोलिए शर्मा जी, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में जी। बोलिए शर्मा साहब, बोले जी जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आपदा आई है, आप इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे चूकी है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रोटेम स्पीकर इसने सरकार बनाने में बड़ी भूमिका की, वो तक धरने पे बैठने के लिए उतार हुए हैं। नारायण त्रिपाठी बोल रहे हैं, वहाँ जालन सिंह जी के बेटे कह रहे हैं, उधर पटवा जी कह रहे हैं कि इलाज नहीं हो रहा है। ये स्थिति बन गई है, इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। और जो व्यवस्थाएं आज 1663 लोगों की जान 15 दिन में भोपाल में गई है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। और बहुत धन्यवाद दिनेश जी। तो ये राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने बड़ी बात कही है। क्या वो आरएसएस की शक्ति को देखकर देश के दूसरे राजनीतिक दलों से 2024 के लिए एक ऐसे अराजनीतिक संगठन को खड़ा करने की मांग कर रहे हैं जो आरएसएस से कहीं टक्कर ले सके और कहीं उसी तरह के सेवाभावी और प्रकल्प आधारित कार्य करने में जुटे जिस तरह से आरएसएस करके, क्योंकि माना ये जाता है जो आरएसएस को जानते हैं कि आरएसएस जिस तरह से कार्य करता है उसने पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूलता की स्थिति बनाने में अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि उसके जो सेवाभावी प्रकल्प हैं और उनका जो कार्य है वो अपनी गहरी छाप लोगों के मन में छोड़ता है। अब देखते हैं 2024 के लिए दिग्विजय सिंह जी का ये ट्वीट कोई ख़ास इशारा करता है। नमस्कार।